नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। किसी कारणवश 5वां पार्ट पता नहीं कैसे गलती से 4th पार्ट 2 बार अपलोड हो चुका था। शायद 5वां पार्ट गलती से डिलीट हो गया। इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये पार्ट अभी लेट आएगा क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि गलती से मैंने 4th पार्ट को दोबारा अपलोड कर दिया था। तो चलिए इस पार्ट को अभी स्टार्ट करते हैं। अवनी के चेहरे को पढ़ने के बाद आलोक ने फिर कहा, मुझे तुम्हारे घर की सारी खबर भुआ के जरिए मिलती है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। आलोक की बातें सुनकर अवनी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन वह जवाब में कुछ नहीं कह सकी क्योंकि तब तक वे सफ़ेद 2 मंजिले घर के पास पहुंच चुके थे। आप यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर बात करके आती हूँ, ठीक है? कहते हुए अवनी ने दरवाजे पर लगी कॉलिंग बेल को बजाने ही वाली थी कि आलोक ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर तक आ ही गया हूँ तो निश्चित रूप से घर के अंदर मैं भी जा सकता हूँ। कहते हुए आलोक ने दरवाजे पर लगी घंटी को दबा दिया। कॉलिंग बेल की मधुर ध्वनि में 2 महीने पहले की घटना अवनी के दिमाग में वापस आ गई। अगर ऐसे भरे हुए कमर लहराते हुए चलोगी तो पुरुष तो नोटिस करेंगे ही। तुम्हें बहुत हनीमून पर जाने का शौक चढ़ा था ना, है ना? मेरे बेटे को निगल गई। एक बेटे को खोने का दर्द तुम कैसे समझ सकती हो? खुद की संतान होती तब समझती। इस घर में वह नहीं रह सकती। वो रहेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। अवनी की आज भी समझ में नहीं आती कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसकी सास ऐसी बुरी बातें कैसे कह सकती थी। पुरानी बातें याद कर अवनी के सीने में एक आह सी निकली। फिर जैसे ही आलोक कुछ कहने ही वाले थे कि सामने से दरवाजा खुल गया। अरे आप! अपनी पूर्व भाभी की ओर देखते हुए विवान की पत्नी ने कहा और थोड़ी चौंक सी गई। अवनी ने बिना कोई जवाब दिए उसके चेहरे की ओर देखा। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे जैसे कोई स्याही का दाग हो। समय के निशान गालों पर भी दिख रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि बड़े माथे की मांग में सिंदूर गायब था। भरी भारी मात्रा में पहने जाने वाली चूड़ी एक भी हाथ में नहीं है। पिताजी नहीं रहे। अवनी को यह बात सुनते ही तुरंत उसके दिमाग में एक अवर्णनीय दर्द से भर गया। उग्र सास की धूसर छवि को पार एक स्नेह करने वाले ससुर की उपस्थिति हमेशा उसे इस घर में रक्षक कवच की तरह लगती थी। इसलिए पिता समान ससुर को खोने का दर्द अवनी की आंखों में झलक उठा। तभी उसकी पूर्व सास आई और अपनी पूर्व बहू को जवाब दिया। वो नहीं रहे। दिया गया जवाब सामान्य और स्वाभाविक थे। फिर उसने कहा, अंदर आओ। सिर झुकाकर सहमति लेने के बाद अवनी ने अपने जूते उतारे और अंदर अंदर कदम रखे। तभी सास की नज़र पूर्व बहू की खाली मांग पर पड़ी। कहने की जरूरत नहीं है कि उसने दरवाजे से कुछ दूर खड़े आलोक की आकृति को बेमुश्किल से देखा था। बाबा चले गए। अवनी के मुंह से अनायास ही ये शब्द भी निकल गए। अवनी ने आलोक के साथ कमरे में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते हुए अवनी ने पूर्व सास की हैरान चेहरे को देखा। फिर उसने अचानक आलोक का मर्दाना हाथ अपने हाथ पर खींच लिया और अपनी पूर्व सास से कहा, हम शादी करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी है। यह सुनकर अवनी की सास की आंखें खुली की खुली रह गई। घर में आसमान से बिजली भी पड़ती तो भी शायद वह इतनी नहीं चौंकती जितनी वह अवनी की बात सुनकर चौंकी। अचानक ही उनका चेहरा एक अजीब भाव से भर गया। घृणा और क्रोध मिश्रित अद्भुत सह अस्तित्व चेहरे को देखकर अवनी दंग रह गई। अवनी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले उसकी सास ने कहा, अपने पति को निगल कर एक और लड़के को नष्ट करने जा रही हो। छी! तुम्हारी मानसिकता को प्रणाम। अवनी अपने होने वाले पति के सामने सास की बात सुनी तो अपमानित सा महसूस करने लगी। वह चौंक गई। आलोक ने अवनी के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छी और बुरी मानसिकता में क्या अंतर है? अगर आपके बेटे की पत्नी मर जाती तो क्या आप अपने बेटे का दोबारा शादी नहीं करते? महिला को शायद इतने सपाट जवाब की उम्मीद नहीं थी। एक पतली उभरी हुई भुएं सीधे आलोक पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। लड़का और लड़की के बीच के अंतर को समझते भी हो? लड़कियों को अपने पति को खोने के बाद शादी करने की इजाजत नहीं है और विधवा से शादी करना तुम्हारे लिए भी दुर्भाग्य होगा। उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि पूर्व सौहार्द गायब हो चुका था। प्रभा के विपरीत जा रहे प्रश्न कांटेदार हो रहे थे। पहले ही मुझे एहसास भी हो गया था कि यह लड़की अच्छी नहीं है। पहले मेरे बड़े बेटे को खाया, फिर शरीर के मायाजाल में मेरे छोटे बेटे को फंसाने की कोशिश की। वहां तक दाल नहीं गिली तो तुमको, अवनी की सास ने ऊंची आवाज में कहा। फिर उसने अवनी की ओर देखते हुए कहा, क्या बिना मर्द के तुम रह नहीं सकती? मन में इतनी काम वासना? स्टॉप। मैं यहाँ मेरे चरित्र का विश्लेषण सुनने नहीं आई हूँ। मेरे चरित्र का न्याय मेरा परिवार करेगा कि मेरा चरित्र कैसा है। क्योंकि मेरा आपसे अब कोई संबंध नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचे। अवनी ने अपनी पूर्व सास के चेहरे को देखते हुए उनसे कहा। फिर उसने अपने साइड बैग में रखे मोबाइल फोन को निकालकर सास की ओर बढ़ाने लगी। विवान द्वारा भेजे गए सैकड़ों अश्लील संदेश चैट बॉक्स में चमक रहे थे। आप तो अंग्रेजी में ग्रेजुएट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, अवनी ने कहा और फोन अपनी सास की ओर बढ़ाने लगी। उस दिन मैं सबूतों के अभाव में खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सकी थी, लेकिन आज आपके हाथ सबूत आपके हाथ में है। आवाज में जरा सी भी कठिनाई नहीं खोई अवनी ने। एक और बात, आपने अपने छोटे बेटे का रूप तो अब अपनी आंखों से देख ही लिया, और अगर बड़े बेटे का रूप जानना है तो विवान को घर लौटने पर उनसे पता कीजिएगा। अवनी ने अपना हैंडसेट वापस अपने साइड बैग में रख लिया और फिर कटाक्ष करते हुए कहा, फिल्म स्टार है योर बिग बॉय, समझी? अवनी की सास उलझन में दिख रही है। अपनी पूर्व बहू की बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी खामोशी अवनी के हर शब्द में विश्वास की अभिव्यक्ति बयां कर रही थी। मुझे आपके छोटे बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कौन जानता था कि उस दिन की घृणित घटना सा मेरे लिए आज फायदा लेकर आएगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की सास की हालत ठीक वैसी ही हो गई जैसे लोगों की तब होती है जब वे अत्यधिक द्विधा में पड़ जाते हैं। उस नज़ारे को पढ़कर अवनी ने कहा, अगर मैंने यह घर नहीं छोड़ा होता तो शायद आज मुझे आलोक जैसा जीवन साथी नहीं मिलता। तभी विवान की पत्नी हंगामा सुनकर उस कमरे में आ गई। अपने देवर की पत्नी को देखते हुए अवनी ने फिर से कहा, घर का लड़का अपनी पत्नी के जीवित होने के बावजूद दूसरी महिला की तरफ कुदृष्टि डाल रहा है, अवैध संबंध बनाना चाहता है। मैं अवैध संबंध नहीं, किसी और के साथ वैध संबंध बनाने जा रही हूँ, वह भी अपने पति की मृत्यु के बाद, अवनी ने हंसते हुए कहा। अब से अपने पति को काबू में रखना, वरना एक बार थाने तक बात पहुंच गई तो बाद में सम्मान बचाने की कोई और जगह नहीं बचेगी। और हाँ, जब आपके छोटे बेटे होटल से वापस आएं तो अपने बड़े बेटे की उपलब्धियां भी पता कर लीजिएगा, अवनी ने अपने जबड़े को कड़ा करते हुए कहा। एक बात और, कुछ दिनों के बाद इस घर में मुझे वापस भी आना पड़ेगा, मेरा कुछ सामान वापस लेने के लिए। चलो चलते हैं आलोक। अपनी सास के स्तब्ध चेहरे पर एक नज़र डालने के बाद अवनी ने मकान से बाहर कदम रखे। माय गॉड, तुमने तो आग लगा दी, आलोक ने खुशी खुशी अवनी का हाथ पकड़कर नचाते हुए कहा। महिला का रिएक्शन देखकर मैं तो डर ही गया था। जिस प्रकार वह अपने बेटे के विषय में बातें सुनाते हुए अग्रेसिव हो गई थी, बाप रे। उसी समय चौराहे पर मोटे गंजे आकृति को देखकर अवनी की भौहें तन गई। यह आदमी तो विशाल का फैमिली वकील है। वकील सज्जन अवनी को देखते ही आगे आए। मैडम, आप कैसी हैं? इस घर से जाने के बाद मैंने आपको ढूंढा, लेकिन मैं आपका पता नहीं ढूंढ पाया। अचानक? क्यों? किस बारे में? अवनी ने जिज्ञासु निगाहों से प्रश्न पूछे। क्या आप अपने घर का पता मुझे दे सकती हैं? आलोक से नजरें हटाते हुए वकील ने कहा। यह स्पष्ट है कि वकील किसी अनजान अजनबी के सामने कुछ भी कहने से हिचक रहा है। दे रहे हैं, कहकर अवनी ने सज्जन को अपने पिता के घर का पता दे दिया और फिर आगे बढ़ने लगी। यह फिर क्या मामला है? आलोक ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। अवनी ने बिना कोई जवाब दिए मैसेज बॉक्स पर अपनी नजरें गड़ा दी। विवान द्वारा भेजे गए कम से कम 60-70 मैसेज
चैट बॉक्स में जमा हो गई। क्या तुम जानते हो कि तुमको हनीमून पर क्यों ले जाया जा रहा था? अवनी ने एक बार फिर मैसेज को देखा। फिर उसने विवान का फोन आते देख बीच सड़क पर ही वो खड़ी हो गई। अच्छा, इसलिए तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, है ना? विवान की चीख फोन के कवर को भेदते हुए आलोक के कानों तक पहुंची जा रही थी। माँ बेटे में इतनी जल्दी बातें हो गई? अवनी व्यंग करते हुए बोली। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरे छोर पर विवान ने फिर से चीखते हुए कहा। जस्ट वेट एंड वॉच। अपना चैट बॉक्स खोलो और देखो, कहकर विवान ने फोन काट दिया। यह सुनकर अवनी ने चिंतित चेहरे के साथ अपना चैट बॉक्स खोला और देखते ही मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। फोन की डिजिटल स्क्रीन पर एक नग्न महिला नहाते हुए दिख रही थी। शायद कम क्वालिटी के कैमरे और दूरी की वजह से चेहरे समेत महिला की पूरी बॉडी धुंधली दिख रही थी, लेकिन अवनी ने अपने चेहरे को पहचान लिया। विवान, अवनी ने जोर से चीखते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। जब अवनी थाने से लौटी तब तक शाम ढल चुकी थी और रात भी हो चुकी थी। अचानक से घटी घटना से उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। हालांकि उसके गोरे गालों पर आंसू साफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वह तबाह बर्बाद नजर जरूर आ रही थी। उलझे बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों में अवनी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान गुजर गया हो। विवान द्वारा भेजी गई अश्लील क्लिप फिलहाल उसके मोबाइल फोन में ही कैद है। फिर भी कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने और सबूतों के तौर पर क्लिप की कॉपी जमा करवाने के बावजूद उसका दिल अभी भी परेशान है। पुलिस का व्यवहार देखकर तो नहीं लगा कि इस महिला में उनको कोई रुचि है। विवान को तो तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। अगर ये अश्लील क्लिप बाजार में फैल गई तो क्या होगा? बड़ी सी चिंता अवनी के गले में उतर आई। मैं सोच भी नहीं सकती कि पुलिस इतने गंदे अपराधी को कैसे जाने दे सकती है। पुलिस उसे कहाँ छोड़ दिया? तुम्हारी शिकायत तो उन्होंने दर्ज की? आलोक ने अवनी को टोकते हुए कहा। विवान के घर से आने से लेकर थाने जाने तक आलोक अपने होने वाली पत्नी के साथ हमेशा रहा। फिर अवनी को छोड़ने के लिए अवनी के घर तक भी आया। तुम भूल रही हो कि नंबर विवान के नाम पर पंजीकृत नहीं है। उस स्थिति में पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? पूरी बातचीत में विवान के नाम का कोई उल्लेख कहीं नहीं है। तुम्हारे पास एकमात्र एविडेंस है वो चैट बॉक्स। आजकल नकली सिम बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आलोक ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उसे यह क्लिप कैसे और कहां से मिला। लेकिन एक बात अच्छी है कि तस्वीर में चेहरा साफ नहीं है, कोई पहचान नहीं सकता। आलोक की बात सुनकर अवनी ने एक लंबी सांस ली। वास्तव में यह एक सूझबूझ का आदर्श प्लान है। तुम्हारे साथ बातचीत के समय विवान की तस्वीर, जितने भी अनसेव्ड नंबर तुम्हारे पास थे या उस नंबर को डिस्प्ले पर थी, लेकिन जैसे ही काम होता गया उस नंबर की डीपी के साथ पूरे अकाउंट को ही वह डिलीट कर देता था। आलोक ने चलते हुए कहा। विवान को समझ नहीं आया कि तुम सीधे उसके घर जाओगी, नहीं तो वह तुरंत अकाउंट डिलीट कर देता। फिर उसकी माँ तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करती। बहुत तेज और आपराधिक दिमाग वाला आदमी है विवान। वह अब तक जितने भी सिम इस्तेमाल किए हैं, कोई भी सिम उसके नाम पर रजिस्टर नहीं है और डिस्प्ले पर कोई तस्वीर भी नहीं है। क्या साबित होता है इससे? बहुत डेंजरस आदमी है विवान। आलोक की बातें सुनकर अवनी बिना कोई जवाब दिए सिर नीचे किए चुपचाप चलने लगी। उसके सिर में हजारों जटिल विचार उलझ रहे हैं। विवान के अंतिम मैसेज लगातार परिलक्षित हो रहे हैं। आप समझोगी विरोध करने का हश्र क्या होता है। बहुत भौंकने का शौक था ना तुमको। अच्छा भला मेरे बिस्तर पर आ जाती तो सब कुछ शांत हो जाता, लेकिन तुम तो मेरे भैया की तरह जिद्दी निकली। दोनों के परिणाम समान होंगे। तुम घर जाओ, मैं घर जाकर तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगी। चलते चलते अवनी बीच सड़क पर रुक गई और कहा, मैं इस समय थोड़ा अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, जो तुम अच्छा समझो।
आलोक ने अपने घर की ओर लौटते हुए कहा। घर लौटकर अवनी ने अपने शरीर को शावर के प्रवाह में छोड़ दिया। उसके शरीर से स्रावित नमक ताजे पानी में मिलने लगा। उसने दीवार पर लगे शीशे के सामने अपना सिर झुका लिया और खुद को पानी के साथ बहने दिया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। 26 वसंत गुजरे, पूरे शरीर की गंदगी पानी की प्रवाह से कैसे धुल रही है। कुछ देर तक अपने नग्न गीले शरीर को देखने के बाद उसने अपने आप से कहा, मैं इस शरीर को एक दिन के लिए दे भी देती तो क्या? इस शरीर में है क्या? मुझे अपने कौमार्य को तो नहीं खोना है। वह तो पहले ही कितने लोग तो हैं जो अपना सम्मान बचाने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। दरअसल अवनी के पुलिस प्रशासन का अनुभव बिल्कुल भी सुखद नहीं रहा। विशाल की मौत के बाद स्थानीय कानून के प्रवर्तकों ने उसे कम परेशान नहीं किया। जांच के नाम पर उन्होंने यह पूछने से भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि अवनी विशाल से सेक्सुअली कितनी संतुष्ट थी। अन्वेषक की अधिकांश टीम का मानना था कि अवनी ने ही अपने पति को अवैध संबंधों और सेक्सुअली नाखुशी के कारण मार डाला। कुछ ने तो यह भी संदेह व्यक्त किया कि कार का ब्रेक फेल होना मात्र दुर्घटना थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी की सास भी उन्हीं लोगों के साथ में थी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने जांचकर्ताओं की टीम को अपने संदेह के बारे में सूचित करने में 2 पल भी बर्बाद नहीं किए। पता नहीं ग्रह का कौन सा फेर था कि मैं विशाल से प्यार करने लगी और उससे शादी करने चली गई, अवनी ने मन ही मन कहा। फिर उसने अपने गीले शरीर को पोंछा और बाथरूम से बाहर निकल आई। अभी बुआ की आवाज़ सुनकर अवनी चौंक गई, मानो वह अपनी भतीजी के इंतजार में ही बैठी थी। हाँ, कहो बुआ, अवनी ने अपना सिर नीचे करते हुए संक्षेप में उत्तर दिया। पुलिस ने क्या कहा? बिना किसी भूमिका के बुआ सीधे इस विषय पर प्रकट हुए और बोली, अब कोई रास्ता नहीं है, किसी भी तरह से उस बदमाश को दंडित करना ही होगा। बुआ को ये सब कैसे पता चला? फिर याद आया कि आलोक पूरे घटनाक्रम में हर समय उसके साथ था। देखते ही देखते अवनी के मन में आलोक के प्रति एक गुप्त क्रोध कौंध गया। इतने संवेदनशील मामले पर वह बुआ जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से चर्चा नहीं करना चाहती थी, बल्कि सोच रही थी कि यह बात जानने से कहीं बुआ उसके बारे में बुरा ना सोचने लगे। इसके अलावा अगर बात बुआ के माध्यम से माँ के कानों तक पहुँचती है तो शर्मिंदगी होने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और यह बात अगर लोगों तक फैलती है तो वह अपना आत्मसम्मान भी खो देगी। लोगों द्वारा उंगली उठाने के कारण सड़कों पर नहीं निकल पाएगी। आलोक के पेट में क्या कुछ भी नहीं पचता? अवनी ने बुआ को बिना कोई जवाब दिए गीले तौलिए को रस्सी पर फैला दिया और सोचने लगी, अगर मैं विवान के बात का पालन करती तो मुझे आज इतना बड़ा खतरा नहीं होता। तुम इतनी उदास चेहरा लिए क्यों खड़ी हो? जवाब दो। भतीजी को खामोश देखकर अवनी की बुआ लगभग चीख पड़ी। या फिर समझौते की राह पर चलना चाहती हो, पहले की तरह? अवनी बुआ की यह बात सुनकर चौंक गई। कौन जाने बुआ में कौन सी जादू मंतर है जो दूसरों के मन की बातें पढ़ लेती हैं। अवनी ने अपने आप से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि आलोक ने बुआ को सब कुछ बता दिया? वे मेरे साथ यहाँ मेरे घर क्यों आया था? अवनी मानो शर्म से जमीन में समा जाना चाहती है। तुम तो मुझे अपना सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती हो अभी, फिर तुमने मुझसे इतनी महत्वपूर्ण बात क्यों छिपाई? चांदनी देवी ने अवनी से फिर कहा, या तुमको लगता है कि तुम उस कमीने के साथ फिर से समझौता कर लोगी? बुआ की बात सुनकर अवनी रो पड़ी। जमा हुए आंसू जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब वो आंसू आंखों से नीचे सरकने लगे। भतीजी के बहती हुई आंसू और टूटे हुए रूप को देखने के बाद चांदनी देवी ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा, और कितना समझौता करेगी अभी? इस बार तो फन फैलाकर खड़ी हो। चलो माना कि एक बार विवान का विरोध करते हुए उसने अपना जहरीला रूप दिखाया, लेकिन इसका मतलब क्या तुम हार मान लोगी? कहाँ कहाँ से तुम भागोगी? ससुराल से भाग आई तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? लेकिन मैं क्या करूं बुआ,
मैं अब और नहीं सह सकती। एक तो मैं विधवा, ऊपर से अवनी रो पड़ी। अब तो ऐसा लगता है कि अगर मैं उसकी शर्तों पर सहमत हो जाती तो मुझे इतनी बड़ी आपदा नहीं झेलनी पड़ती। भतीजी की बात सुनकर चांदनी देवी चुप हो गई। शायद वह शब्दों को अपने आप में समेट रही थी। एक समय था जब विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद सहमृत्यु के लिए मजबूर किया जाता था। सती प्रथा जानती हो? उस समय पति मृत्यु होने पर विधवा के रोने को ढोल नगाड़ों के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता था। विधवा की स्वतंत्रता और सपने आग की लपटों में जल जाते थे। क्या तुम उन विधवाओं से भी बदतर हो? क्या आज भी यह एक आदत बन गई है, विधवाओं का स्वेच्छा से टूट जाना? बुआ की बात अवनी को करंट के झटके की तरह लग रही थी। सही तो कह रही हैं बुआ। कितनी ही विधवाओं ने अपनी गरिमा पुनः प्राप्त करने के लिए इससे भी अधिक कष्ट सहा है, और मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? याद रखना, विवान की शर्तें मान लेने पर भी उसका लालच कम नहीं होगा। जो आदमी शादी के बाद भी तुम्हें कुदृष्टि से देख रहा है, वह इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगा? तुमको पहले ही उसे मजबूत हाथों से खींचनी चाहिए थी। चांदनी देवी ने अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं सोच पा रही हूँ बुआ कि विवान के पास ऐसा क्लिप रह भी सकती है तो कैसे। मैं तो एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में पूरे अध्याय को भूल जाना चाहती थी। बीती बातों को पीछे छोड़कर मैं भविष्य की ओर बढ़ रही थी। बुआ की बातें सुनकर अवनी ने खुद को थोड़ा सा संभाला। गलत। तुम कभी भी अतीत को छोड़कर वर्तमान में नहीं जी सकी अभी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा खाना इस कमरे में ही ले आती हूँ। ऐसी हालत में भैया भाभी के सामने न जाना ही बेहतर है, चांदनी देवी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। बुआ के चले जाने के बाद निराशा की भावना ने उसे घेर लिया। मन बहुत उद्विग्न हो रहा था पुलिस के कार्य की प्रगति को लेकर। हेलो इंस्पेक्टर, क्या आपने विवान को गिरफ्तार किया? मायूस होकर कॉल कनेक्ट होते ही अवनी ने पूछा। ही इज़ आउट ऑफ टाउन मैडम। हमारा पुलिस बल उनके घर गया था, जैसा कि आपने कहा था, लेकिन वह अपने घर पर नहीं है। हम उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करके लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। दूसरी ओर से जब बात को कैजुअली ढंग से कहा तो अवनी ने हताशा में अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।